नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं मोनिका। लोकसभा चुनाव से पहले आज 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। जिन 15 सीटों के लिए वोटिंग हुई उनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट शामिल है। सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हुई जो शाम 4 बजे तक चली। विधायकों ने अपने अपने राज्यों की विधानसभा में बने पोलिंग बूथ में वोट डाले। किसने दगाबाजी की, किसने पार्टी का साथ दिया, क्या है राज्यों का समीकरण, देखिए ये खास रिपोर्ट। साल 2024 हर मायने में खास रहने वाला है। साल के पहले महीने में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए, तो वहीं दूसरे महीने में 14 फरवरी को यूएई में बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन किया गया। लेकिन साल के खास रहने का सिलसिला अभी रुका नहीं, क्योंकि इस साल देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के बाद पता चलेगा कि पीएम मोदी हैट्रिक मारते हैं या देश को कोई नया प्रधानमंत्री मिलेगा। खैर, इस बीच साल के दूसरे महीने में यानी फरवरी में ही आज 3 राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हुए। वैसे तो राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव में 41 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, लेकिन 3 राज्य जिनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की 15 सीटों के लिए आज मतदान हुए। इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने संख्या बल के आधार पर जितनी सीटों पर जीत सुनिश्चित है, उनके मुकाबले ज्यादा उम्मीदवार उतार दिया है। यानी कि यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। कर्नाटक की 4 सीटों के लिए 5 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। क्या है यूपी का समीकरण, आइए जानते हैं। यूपी विधानसभा की 4 सीटें खाली हैं और 403 सदस्यों वाली इस विधानसभा की स्ट्रेंथ 399 सदस्यों की है। 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। ऐसे में हर उम्मीदवार को जीत सुनिश्चित करने के लिए 37 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोट चाहिए होंगे। बीजेपी के पास सुभाषपा, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल जैसे सहयोगी दलों को मिलाकर 286 विधायक हैं। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के भी 2 विधायक हैं। राजा भैया साफ कर चुके थे कि उनकी पार्टी के विधायक बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान करेंगे और उन्होंने किया भी। इस तरह संख्या बल 288 पहुंच जाता है। संख्या बल के आधार पर देखें तो बीजेपी 8वें उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए जरूरी 296 प्रथम वरीयता के वोट के आंकड़े से 8 वोट पीछे है। दूसरी तरफ बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। सपा के 108 विधायक हैं, जिनमें से एक इरफान सोलंकी जेल में बंद है। इरफान को वोटिंग की इजाजत नहीं मिली है। अब सपा की स्ट्रेंथ 107 विधायकों की बचती है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। कांग्रेस के भी 2 विधायक। इस तरह सपा कांग्रेस का संख्या बल 109 पहुंच जाता है। बसपा के 1 विधायक का समर्थन भी अगर सपा हासिल कर ले तो संख्या बल 110 पहुंच जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सपा ने वैसे तो हर उम्मीदवार को 37 विधायक भी आवंटित कर दिए थे। यह भी कह दिया था कि सभी उम्मीदवार अपने अपने वोट डलवाएं, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन ये सियासी खेल जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। तीनों ही राज्यों में क्रॉस वोटिंग ने सबके खेल को बिगाड़ना शुरू कर दिया। शायद यही वजह है कि 15 सीटों पर 18 कैंडिडेट मैदान में हैं। सुबह 9 बजे से तीनों राज्यों में वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक जारी रही। 4 बजे के बाद वोटिंग समाप्त हो गई। इसी बीच यूपी में सपा के चीफ व्हिप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उधर दोपहर बाद खबर आने लगी कि यूपी में सपा के 7 विधायकों ने एनडीए को वोट दिया है। ऐसा ही कुछ माहौल हिमाचल में देखने को मिला। हिमाचल में 10 कांग्रेस एमएलए के बीजेपी के पक्ष में पाला बदलने की बात भी सामने आने लगी थी। क्रॉस वोटिंग को लेकर बयान पर बयान दिए गए। इतना तक कह दिया गया कि कुरमुत्ते हर पार्टी में हो सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा लोगों ने। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था
कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है। वैसे उनसे बातचीत करने के बाद आगे मैं बता सकता हूँ, और निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है, और मैं कह सकता हूँ कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है, और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज़ थोड़ी है, वहाँ तो पैसे आत्मा अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ है। चुनाव के लिए 8 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके बाद 15 फरवरी तक उम्मीदवारों को नामांकन देने की मोहलत दी गई। अगले रोज 16 फरवरी को नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी की गई। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 20 फरवरी थी। वैसे तो राज्यसभा के सदस्यों को सीधे तौर पर जनता नहीं चुनती है, वे विधायकों के जरिए चुने जाते हैं। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट यानी एसटीवी सिस्टम के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व में राज्यसभा चुनाव में मतदान करते हैं। हर विधायक का वोट सिर्फ एक बार ही गिना जाता है। लेकिन ये सियासी खेल है, जितना आसान नजर आ रहा है उतना है नहीं। तीनों ही राज्यों में क्रॉस वोटिंग ने सबके खेल को बिगाड़ना शुरू कर दिया। शायद यही वजह है कि 15 सीटों पर 18 कैंडिडेट मैदान में हैं। सुबह 9 बजे से तीनों राज्यों में वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक जारी रही। 4 बजे के बाद वोटिंग समाप्त हो गई। रात तक नतीजे भी साफ हो रहे हैं। बेवफाई का आलम किस पार्टी को जिताएगा, ये भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। इस चुनाव में कुल 395 वोट पड़े हैं। वहीं सपा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग तक की है और बरेली के एक सपा विधायक का वोट तो इनवैलिड हो गया। क्या कुछ रहा समाजवादी पार्टी के विधायकों का? किन किन ने क्रॉस वोटिंग की, आइए जानते हैं। राकेश पांडे, उन्होंने एनडीए को वोट दिया है। राकेश प्रताप सिंह एनडीए को वोट दिया है। अभय सिंह ने भी एनडीए को वोट दिया है। विनोद चतुर्वेदी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी एनडीए को वोट दिया है। क्रॉस वोटिंग में मनोज पांडे का भी नाम आता है, उन्होंने एनडीए को वोट दिया है। पूजा पाल, इन्होंने भी एनडीए को वोट दिया। आशुतोष मौर्य, इन्होंने भी एनडीए को ही वोट दिया है। अब महारानी देवी गैर हाजिरी रही तो इनका वोट नहीं माना गया। बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बसपा के विधायक उमा शंकर सिंह ने भी बीजेपी को ही वोट दिया है। क्रॉस वोटिंग में माना जा रहा है कि कुछ विधायक पार्टी में नाराज चल रहे थे। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को डिनर पर बुलाया था। इस डिनर में चायल विधायक पूजा पाल, गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, अमेठी विधायक महाराजी देवी, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे, सिराथू विधायक पल्लवी पटेल और अंबेडकर नगर विधायक राकेश पांडे नहीं पहुंचे। सपा के 8 विधायक मतदान से ठीक पहले वाली रात अखिलेश यादव के डिनर से नदारद रहे थे। आइए जानते हैं कि क्रॉस वोटिंग करने पर पार्टी अपने विधायकों पर क्या एक्शन ले सकती है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक के बारे में अगर पार्टी जानती है तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। इन सबके बीच एक और सवाल है कि क्या दूसरे दल के प्रत्याशी को वोट करने के बाद दल बदल कानून लागू होता है? इसका जवाब है नहीं। जब तक सदस्य जिस पार्टी से विधायक है उस पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होता, तब तक वह दल बदल कानून के दायरे से बाहर है। यानी देखा जाए तो किसी विधायक के क्रॉस वोटिंग करने मात्र से सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है और किसी भी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक की सदस्यता नहीं जाएगी।
तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर कहा कि अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को राम मंदिर नहीं जाने दिया था। इसी वजह से उनके विधायक प्रभु श्री राम की जय बोलकर उनके खिलाफ हो गए। कांग्रेस ने अपने हिमाचल के एक नेता प्रतिभा सिंह को राम मंदिर जाने से रोक दिया था, लेकिन फिर भी वह राम मंदिर गई। लोगों की आस्था को ऐसे दबाया तो बगावत तो होगी। अगर हिमाचल में देखा जाए तो उन्होंने मना किया था मंदिर जाने से, फिर भी कुछ विधायक मंदिर गए थे। अब अगर ऐसा करेंगे तो लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर तो छोड़ेंगे नहीं राजनीति के चलते हुए, और आप दबाव डालेंगे और वैसे आप व्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं और एक तरफ से आप इस प्रकार का दबाव बनाएंगे तो लोग कोई ना कोई तो तरीका उसका निकालेंगे, कोई ना कोई रास्ता अपना मैसेज देने का निकालेंगे। यूपी में वोटिंग पूरी हो चुकी है। कुल 395 वोट पड़े हैं। महाराजी देवी वोट देने नहीं आई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर क्रॉस वोटिंग की। समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों ने जानबूझकर अपना वोट गलत तरीके से दिया, जिसे अमान्य करार कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने मतदान से एक दिन पहले ही अपने विधायकों के लिए वोट डालने की ट्रेनिंग तक कराई, फिर भी गलत तरीके से वोट डाले। राज्य को उतारा है। 68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के 40 और बीजेपी के 25 विधायक हैं। 3 निर्दलीय भी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस का संख्या बल 43 पहुंच जाता है, जो जीत के लिए जरूरी प्रथम वरीयता के 35 वोट से 8 ज्यादा है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस से ही आए हर्ष महाजन को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया, जो पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के करीबियों में से माने जाते हैं। तो राज्यसभा में वोटिंग का फॉर्मूला क्या है, आपको हम समझाएंगे कि राज्यसभा में
2 निर्दलीय समेत अन्य विधायकों के समर्थन का दावा भी पार्टी कर रही है। इस तरह सत्ताधारी दल का संख्या बल 139 पहुंच जाता है, जो जरूरी वोट से 4 ज्यादा है। वहीं बीजेपी और जेडीएस गठबंधन के पास प्रथम वरीयता के 85 वोट हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेता भी अपने दोनों उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने हाल ही में ये आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग के खतरे को लेकर अलर्ट कांग्रेस ने व्हिप जारी करने के साथ ही अपने सभी विधायकों को एक होटल में ठहराया था। पार्टी ने विधायकों की तो हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से ये गणित निकलकर सामने आता है और इसी के साथ ही इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप